हमारी कहानी शुरू होती है उसके वापस लौटते ही सबसे पहले किए गए एक अजीब काम से। वो पागलों की तरह अपने बिस्तर के नीचे खुदाई करने लगा, बिल्कुल किसी चूहे या नेवले की तरह। उसने पूरे 3 मीटर गहरा गड्ढा खोद डाला। असल में अपनी पिछली जिंदगी में उसने बहुत ज्यादा दिखावा कर दिया था, जिसकी वजह से एक शैतानी कल्टीवेटर ने उसके घर में घुसकर उसे पूरी तरह कंगाल कर दिया था। अब जब उसे सुधरने का दूसरा मौका मिला था तो उसने सोच लिया था कि वो लाइमलाइट में आने के बजाय जिंदगी भर एक नंबर का फिजडी और बेकार इंसान बनकर रहेगा। और सच कहें तो इसमें उसकी क्या गलती थी। उसने सिर्फ उस गड्ढे के चारों तरफ जानलेवा जहर ही नहीं फैलाया, बल्कि उसके अंदर नुकीले तीर भाले भी छुपा दिए जो पैर पड़ते ही एक्टिव हो जाते। ईमानदारी से कहें तो घुसपैठियों से बचने के लिए ये एक बहुत ही समझदारी भरा कदम था। अब कोई भी कल्टीवेटर अगर गलती से भी रिडिकुलस तरीके से वहां आता तो बेरहमी से मारा जाता और उसकी लाश वहीं सड़कर बढ़िया खाद बन जाती। दूसरी तरफ कहानी हमें ले चलती है एक गहरी खदान के अंदर, जहां हवा में बारूद और गीली मिट्टी की महक घुली हुई थी और हर तरफ चिंगारियां उड़ रही थीं। ये चुंगा ने अपनी लोहे की कुदाल को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि दर्द के मारे उसके हाथ कांपे जा रहे थे। उसने अपने दांत भींचे और पूरी ताकत से कुदाल को उस जिद्दी चट्टान पर दे मारा। कुदाल के टकराने से लकड़ी के हैंडल में इतना जोरदार झटका लगा कि उसके हाथ सुन्न हो गए। ऐसा लगा जैसे हथेलियां अभी फट जाएंगी। चूने की धूल और पसीने के मिक्सचर ने उसकी आंखों में इतनी तेज जलन पैदा की कि वो तड़प उठा। फिर भी उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो रुककर अपनी आंखें पोंछ सके। वो बस एक मशीन की तरह लगातार कुदाल चलाता रहा। वो बहुत अच्छे से जानता था कि इस धूप विहीन मनहूस जगह पर रुकने का अंजाम क्या होगा। यहाँ रुकने का मतलब था कोड़े खाना, भूखे मरना या फिर सीधे मौत। अभी भी चुंगा का दिमाग सुन्न था। सिर्फ 3 दिन पहले तक वो एक आम ऑफिस वर्कर था जो रात रात भर जागकर ओवरटाइम करता था, और आज वो कल्टीवेटर्स की इस जालिम दुनिया में फंसा हुआ था। वो कोई गॉड गिफ्टेड जीनियस नहीं था और न ही कोई चमत्कारी गुरु उसे बचाने आया था। इसके बजाय वो यहाँ तियान सेक्ट के सबसे निचले स्तर पर एक मामूली स्पिरिट माइंड मजदूर था। यहाँ उसकी कोई औकात नहीं थी, कोई हक नहीं था। अमर लोगों के इस शहर में उसके जैसे मजदूरों की हैसियत जानवरों से भी बदतर थी। वे लोग और कुछ नहीं, बस इस्तेमाल करके फेंक देने वाली चीजें थे। अचानक पास ही में एक कोड़े की तेज कड़कड़ाहट गूंजी और उसके तुरंत बाद रूह कंपा देने वाली एक चीख सुनाई दी। खदान का इंचार्ज जाओ ताइहान हाथ में नुकीला काला चमड़े का कोड़ा लिए बुदबुदाते हुए आ रहा था। चेहरे पर गहरे निशानों वाला ये आदमी कल्टीवेशन के सिर्फ तीसरे लेवल पर था, लेकिन इन आम मजदूरों के लिए तो वो साक्षात यमराज था। पास ही में एक कमजोर मजदूर की हिम्मत जवाब दे गई थी, तो वो बस एक पल के लिए सांस लेने को चट्टान से टिक गया। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बिना एक शब्द बोले जाओ ताइहान ने हवा में कोड़ा लहराया। कोड़े ने पलक झपकते ही मजदूर के पतले कपड़े फाड़ दिए। उसकी पीठ पर हड्डी तक चीर देने वाला एक गहरा घाव बन गया और वो बेचारा तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उस असहनीय दर्द को भूलकर वो गिड़गिड़ाते हुए तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने रोते रोते अपनी कुदाल संभाली और माफी मांगने लगा कि वो अभी काम पर लग रहा है और कभी काम चोरी नहीं करेगा। बाकी मजदूरों की तो डर के मारे सांसें थम गई। जो लोग उसकी मदद करना भी चाहते थे उन्होंने चुपचाप अपने थूक के साथ अपने शब्द निगल लिए और सिर झुकाकर काम में लग गए। चुंगा ने तिरछी नजरों से ये सब देखा और डर के मारे उसका एड्रेनालाइन पंप होने लगा। उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। उसने अपने चेहरे के हाव भाव को बिल्कुल सादा रखा और अपनी सांसों को काबू में किया, मानो वो कोई बिना दिमाग वाली माइनिंग मशीन हो। कल्टीवेटर्स की इस खुखार दुनिया में बिना ताकत के दूसरों की नजरों में आना सीधे सीधे मौत को बुलावा देना था। उसका जीने का बस एक ही नियम था, चुपचाप सिर झुकाकर रहो और कभी किसी लफड़े में मत पड़ो। जाओ ताइहान अपने हाथ में नुकीला कोड़ा लिए चुंगा के पीछे से गुजरा। उसने चुंगा के खोदे हुए पत्थरों के ढेर को देखा और उसकी मशीन जैसी रफ्तार को देखकर संतुष्ट होते हुए एक हुंकार भरी और फिर अकड़ते हुए आगे बढ़ गया। जब उसके कदमों की आवाज पूरी तरह दूर चली गई तब कहीं जाकर चुंगा के तने हुए कंधे थोड़े ढीले हुए। राहत के उन कुछ पलों में उसने मन ही मन एक कमांड दी। तुरंत उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी नीली स्क्रीन चमक उठी जिसे सिर्फ वो देख सकता था। इस पूरी जालिम दुनिया में यही उसका इकलौता और सबसे बड़ा इक्का था, एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्शन पैनल। ये दिखने में बहुत ही सिंपल था। इसमें कोई तड़क भड़क नहीं थी, दुकान का कोई नाम नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, बस कुछ चुनिंदा और सूनी सी लाइनें लिखी थी। होस्ट इचिंगा कल्टीवेशन मॉडल अवेलेबल पॉइंट्स 0। इसका काम एकदम सीधा और साफ था। वो जैसे ही किसी जिंदा या मुर्दा चीज को छूता वो उसके गुण खींचकर अपने अंदर मिला सकता था। जब उसे पहली बार अपने इस छोटे से फायदे के बारे में पता चला था तो चिन्हो खुशी के मारे इतना पागल हो गया था कि बस चिल्लाने ही वाला था। लेकिन यहाँ की चेकिंग इतनी खतरनाक थी कि हर पत्थर को 3-3 बार जांचा जाता था। अगर उसने किसी स्पिरिट स्टोन को छुआ और वो पत्थर बेकार कचरा बन गया तो जाओ ताइहान उसे उसी वक्त जान से मार डालता। सच कहें तो छुपकर रहना ही जीतने का इकलौता रास्ता था। 3 दिनों तक उसने अपने मन को मार कर रखा और एक गधे की तरह काम करता रहा ताकि उसे कोई ऐसा टारगेट मिले जो 100% सेफ हो। अचानक छुट्टी का संकेत देने वाला तांबे का गोंग पूरी खदान में गूंज उठा।
मजदूरों ने राहत की सांस लेते हुए अपने औजार फेंक दिए। कुछ तो वहीं जमीन पर ढेर हो गए, जबकि बाकी लोग अपना कोटा जमा करने के लिए भारी भारी टोकरियां लेकर लाइन में लग गए। चुंगा भी उसी भीड़ में शामिल हो गया और उसने बस उतना ही माल जमा किया जितने में काम चल जाए। इन सबसे अच्छा न सबसे खराब, एकदम परफेक्ट इनविजिबिलिटी। जहां बाकी लोग भूखे भेड़ियों की तरह खाने के लिए किचन की तरफ भागे, वहीं चिंघाओ अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसकी नजरें कोने में बने कचरे के एक बहुत बड़े ढेर पर टिकी थीं, जहां बेकार चीजें पहाड़ की तरह जमा थीं। जरा सोचिए, लोहे के कचरे का एक ऐसा पहाड़ जो इतना सख्त था और जिसमें स्पिरिट एनर्जी नाम मात्र की भी नहीं थी। यहाँ तक कि आम लोहार भी उसे छूना पसंद न करें। सेक्ट के लिए वो एकदम फालतू कचरा था। अगर उसमें से कुछ गायब भी हो जाता तो किसी का ध्यान नहीं जाता। युंघाओ ने एक गहरी सांस ली, एक बड़ा सा झाड़ू उठाया और उस 2 मीटर ऊंचे ढेर की तरफ चल दिया, मानो वो वहां सफाई कर रहा हो। जब आसपास कोई नहीं था और रजिस्टर संभालने वाला बाबू अंदर बैठकर आराम से चाय पी रहा था, उसने झाड़ू गिरा दिया और अपने दाहिने हाथ को इंसान के सिर के बराबर बड़े एक काले खुरदरे पत्थर पर मजबूती से टिका दिया। उसने मन ही मन कमांड दी और एक हल्की नीली स्क्रीन चमक उठी। स्क्रीन ने तुरंत उस कचरे की पहचान की और बताया कि इसमें से केवल एक ही गुण निकाला जा सकता है, हार्डनेस। ईचो ने बिना देर किए एक्सट्रैक्शन को कंफर्म कर दिया। उसकी हथेली से एक जबरदस्त खिंचाव सा महसूस हुआ और वो मजबूत लोहे का टुकड़ा पल भर में बिखर गया। वो उसके हाथ में ही राख जैसा सफेद पाउडर बन गया और जमीन पर गिर गया। पैनल ने इशारा किया कि एक्सट्रैक्शन कामयाब रहा, हार्डनेस +1। ये देखकर उसका खून उत्साह से उबलने लगा। उसने अपने दोनों हाथ कचरे के उस विशाल ढेर में अंदर तक घुसा दिए। पैनल के नोटिफिकेशंस उसकी आंखों के सामने पागलों की तरह फ्लैश होने लगे और वो कचरा देखते ही देखते राख में बदलने लगा। पलक झपकते ही उस ढेर का एक बड़ा हिस्सा धूल बन चुका था और उसका हार्डनेस एट्रीब्यूट बढ़कर सीधे 100 पर पहुंच गया। वो ठीक उस वक्त रुका जब ढेर गिरने ही वाला था, क्योंकि अगर वहां लैंडस्लाइड हो जाता तो बात संभालना नामुमकिन होता। इसलिए उसने अपने पैरों से उस पाउडर को मिट्टी में मिला दिया ताकि उसके काम का कोई सबूत ही न बचे। युंघाओ ने अपना पूरा ध्यान लगाया और हार्डनेस के उन सभी 100 पॉइंट्स को अपनी स्किन में मिला लिया। तुरंत ही एक कंपी छुड़ा देने वाला एहसास फैलने लगा। वो एहसास उसके दिल से निकलता हुआ रगों में दौड़ने लगा, जैसे उसकी खाल में कोई बर्फीली सुइयां चुभा रहा हो। दर्द तो नहीं था, पर शरीर एकदम कड़ा हो गया था। उसकी स्किन के अंदर के टिश्यूज ऐसे लग रहे थे मानो उनमें बहुत भारी लिक्विड मेटल भर दिया गया हो, जो उसकी मांसपेशियों के साथ जबरदस्ती जुड़ रहा था। कुछ ही पलों में वो एहसास गायब हो गया। उसने अपनी कलाई को जोर से दबाया तो देखा कि उसके शरीर की बनावट पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका वो आम सा दिखने वाला बदन 100 साल पुरानी बैल की खाल जितना मजबूत हो चुका था। जोर से चिकोटी काटने पर भी वहां एक निशान तक नहीं बना। उसने एक नुकीला पत्थर उठाया और उसे अपने हाथ के पीछे जोर से रगड़ा। ऐसा लगा जैसे वो किसी लोहे की ठोस प्लेट पर स्क्रैच मार रहा हो। पत्थर से बस एक हल्की सफेद लाइन बनी, जो अंगूठे से पहुंचते ही गायब हो गई। अपनी इस नई ताकत की हकीकत देखकर इचिंगा हैरान रह गया और उसके मुंह से एक ठंडी आह निकल गई। वहां सब कुछ ठीक करने और खुद को झाड़ने के बाद वो तेजी से किचन की तरफ बढ़ा। अपनी इस नई हार्डनेस को एक सुरक्षा कवच की तरह पाकर आखिरकार उसे कल्टीवेटर्स की इस खतरनाक दुनिया में थोड़ी सी राहत और सुरक्षा महसूस हुई। अगली सुबह तांबे के गोंग की वही कान फाड़ देने वाली आवाज एक बार फिर गूंजी, जो मजदूरों को वापस खदानों के नरक में धकेल रही थी। सेक्टर 4 के हालात पहले से भी बदतर थे। दीवारों से पानी रिस रहा था, जिसने पूरे फर्श को कीचड़ का दलदल बना दिया था। यीहाओ ने अपनी भारी लोहे की कुदाल उठाई और पूरी ताकत से चला दी। जैसे ही कुदाल चट्टान से टकराई और उसकी आवाज टनल में गूंजी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कल तक इस झटके से उसकी हड्डियां तक हिल जाती थीं, लेकिन अब वो झटका ऐसे गायब हो गया मानो उसने कोई अदृश्य कवच पहन रखा हो। उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, जो सच कहें तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी मांसपेशियों में आई इस नई मजबूती ने उसे ताकत का एक नया एहसास दिया, जिससे उसकी काम करने की रफ्तार दोगुनी हो गई। उसने सोचा कि वो जल्दी काम निपटा लेगा ताकि रात को और एट्रीब्यूट्स निकालने के लिए अपनी ताकत बचा सके। लेकिन जब उसका पूरा ध्यान उस जिद्दी चट्टान पर था, तभी ऊपर से एक हल्की और डरावनी कड़कड़ाहट गूंजी। पास के एक मजदूर ने डर के मारे चीखते हुए सबको चेतावनी दी कि छत गिर रही है। युंघाओ ने ठीक उसी वक्त ऊपर देखा और पाया कि चट्टान का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर सीधा उसके सिर की तरफ हवा को चीरता हुआ आ रहा था। टनल बहुत तंग थी, कीचड़ की वजह से फिसलन थी और भागने का कोई रास्ता नहीं था। उस पलक झपकते ही इचिंगा ने खुद को बचाने के लिए अनजाने में अपनी कुदाल ऊपर कर दी। चट्टान का वो भारी टुकड़ा पूरी भयानक ताकत से उस लोहे के औजार पर आ गिरा और यहाँ हमें उस टक्कर का असली असर देखने को मिलता है। कुदाल का लोहे का हैंडल बीच से साफ 2 टुकड़ों में टूट गया। कुदाल का भारी और नुकीला आगे का हिस्सा हवा में अनियंत्रित होकर घूमा और बहुत तेज रफ्तार से वापस यिंघो के हाथ की तरफ लपका। वो इतनी पास था कि वहां से बचना नामुमकिन था। आसपास के मजदूरों ने अनहोनी के डर से अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा खून का फव्वारा नहीं छूटा। इसके बजाय वो मेटल का टुकड़ा जब ही चिंघाओ के हाथ से टकराया तो लोहे से लोहा टकराने जैसी एक तेज आवाज आई,
जैसे ही हवा में धूल का गुबार उड़ा, पुराना मजदूर कीचड़ में गिर पड़ा और फटी आंखों से देखने लगा। धूल के उस घने गुबार का फायदा उठाकर ई चिंगहाओ ने तुरंत अपना हाथ अपनी आस्तीन के अंदर खींच लिया। उसने ये देखने के लिए अपनी कलाई हिलाई कि कहीं कोई चोट तो नहीं आई, और फिर पीछे की तरफ खिसकते हुए उस टूटे हुए औजार को एक तरफ फेंक दिया। उस बूढ़े मजदूर ने हकलाते हुए कहा कि उसकी जान बच गई। यही बहुत है, क्योंकि ऐसे वार से तो हाथ का कीमा बन जाना चाहिए था। इचिंगा ने बस एक सीधी और सादगी भरी मुस्कान दी। वो तो खुशकिस्मत था कि उसे सिर्फ एक खरोंच आई थी। उसने जल्दी से मुट्ठी भर धूल उठाई और चोट का नाटक करने के लिए उसे अपने हाथ पर मल लिया, और इस तरह उसने सबको चकमा दे दिया। कुछ दिन और बीत गए और जल्द ही महीना खत्म होने पर काम की जांच का दिन आ गया। आंगन के बीचों बीच 1 दर्जन बड़े काले लकड़ी के बक्से लाइन से रखे हुए थे, जबकि ओवरसियर जाओ ताइहान अपनी कुर्सी पर बैठा अपनी उंगलियों में 2 कीमती पत्थर घुमा रहा था। पास ही में सेक्ट के कई खूंखार चेले खड़े थे। जैसे ही मैनेजर ने चिन यूफू का नाम और उसका रिजल्ट पुकारा, 80 पाउंड घटिया दर्जे का पत्थर जो कोटे से ज्यादा है, तो इनाम के तौर पर उसे आधी गोली दी गई, जिसे देखकर भीड़ में जलन और लालच की सुगबुगाहट होने लगी। चियान योफू गर्व से चौड़ा होकर अपना इनाम लेने आगे बढ़ा। यहाओ ये सब चुपचाप देख रहा था। जैसे ही चिन यूफू नीचे उतरा, कई पुराने मजदूरों की निगाहें भेड़ियों की तरह उसकी जेब में रखी उस गोली पर टिक गईं। युंगा को बहुत अच्छे से पता था कि इस जालिम जगह पर दिखावा करना सीधे मौत को दावत देना है। जल्द ही मैनेजर ने युंगा का नाम पुकारा। अपना सिर झुकाए हुए वो अपनी माइनिंग नेट को बक्से के पास ले गया और जोर की आवाज के साथ सारे पत्थर अंदर पलट दिए। वजन तोलने वाले चेले ने तराजू पर एक नजर डाली और बिना किसी हाव भाव के बोला, 50 पाउंड। वो बस मरमर के पास हुआ था, जिसका मतलब था कि उसे सिर्फ जीने लायक न्यूनतम राशन यानी 1 पाउंड घटिया दर्जे के चावल मिलेंगे। जाओ ताइहान ने सिर उठाकर देखा तक नहीं। एक ऐसा मजदूर जो बमुश्किल अपना कोटा पूरा कर पाता हो, जो न तो कभी नजरों में आता हो और न ही कोई लफड़ा करता हो, उस पर चिल्लाकर अपना गला खराब करना भी समय की बर्बादी थी। सच कहें तो वो इस लायक भी नहीं था कि कोई उस पर ध्यान दे। युंगा, उसने इज्जत से सूखे हुए चावलों की वो छोटी सी थैली ली और पीठ झुकाए हुए वापस लौट आया और जाकर खदान के सबसे सुनसान कोने में दुबक गया। कुछ मजदूर जो पहले से उस पर नजर गड़ाए हुए थे, जैसे ही उन्होंने उसका ये घटिया सा राशन देखा, उन्होंने नफरत से अपनी नजरें फेर लीं। युंगा मन ही मन चुपके से मुस्कुराया। वो यही तो चाहता था, उसे बस सबकी नजरों से ओझल रहना था। ऐसा नहीं था कि उसे हाल फिलहाल में ज्यादा पत्थर नहीं मिल रहे थे। असल में उसने जानबूझकर फालतू पत्थरों को कूटकर कचरे के गड्ढे में फेंक दिया था। आखिर ऐसी आधी गोली का क्या फायदा जिसे खाने के लिए आप जिंदा ही न बचें। उसी रात जब मजदूरों के कमरे में सबके खर्राटों की आवाजें गूंज रही थीं, युंगा की आंखें एक शांत काली बिल्ली की तरह झटके से खुल गईं। वो चुपचाप अपने बिस्तर से उतरा और दीवारों का सहारा लेते हुए रेंगते हुए आंगन से बाहर निकल गया। इस बार वो उस पुराने कचरे के ढेर की तरफ नहीं गया। उसने पहले से ही एक बेहतर जगह ढूंढ रखी थी। पहाड़ी के पीछे के एक छुपे हुए रास्ते से होते हुए वो एक ऐसी खाई में पहुंचा जहां डोना पी का सारा कचरा फेंका जाता था। वो पूरा इलाका काली जली हुई गोलियों के मलबे से भरा हुआ था, जिसमें से तीखी जली हुई बदबू आ रही थी। ये सब कीमियागिरी के फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स यानी नाकाम कोशिशों का कचरा था, जो अभी भी एक अजीब और खतरनाक एनर्जी से भरा हुआ था। इसके अंदर का फायर पॉइजन और गंदगियां जानलेवा थीं। कोई भी बेवकूफ अगर इस कचरे से कल्टीवेशन करने की कोशिश करता तो उसकी मौत पक्की थी। लेकिन ये चिंगहाओ के लिए ये बिना पहरे की एक सोने की खदान थी। वो उस ढेर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उम्मीद में अपने हाथ आपस में रगड़ने लगा। उसने अपने हाथ उस गर्म जले हुए मलबे के अंदर डाल दिए और मन ही मन अपने सिस्टम को एक्टिवेट किया। तुरंत ही एक हल्की नीली स्क्रीन सामने आ गई। उसने कचरे में मौजूद फायर पॉइजन और मामूली मात्रा में स्पिरिट ची का पता लगा लिया था। ये देखकर युंगा की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसका ये चीट कोड सच में सारी गंदगियों को अलग कर सकता था। उसने सिस्टम को सिर्फ ची निकालने का हुक्म दिया और सिस्टम के नोटिफिकेशंस पागलों की तरह स्क्रीन पर दौड़ने लगे। वो बचा कुचा कचरा अपनी आखिरी चमक भी खोकर बिना किसी गंध के भूरी राख के ढेर में बदल गया। सच कहें तो वो अब आम धूल जैसा लग रहा था। शुद्ध और एकदम कड़क स्पिरिट ची उसकी बाहों से होते हुए सीधे उसके शरीर में समाने लगी। वो एनर्जी उसके वजूद के हर कोने को ऐसे भर रही थी जैसे किसी प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। शुद्ध ऊर्जा के इस बहाव से उसकी सूखी हुई नसें फैलने लगीं और मजबूत हो गईं। यहाँ किसी उलझी हुई तकनीक की जरूरत नहीं थी। सिस्टम ने सीधे उस ची को उसके अंदर ठूस दिया, जिससे उसकी नींव बेहद मजबूत हो गई। उसके शरीर की खाली जगह यानी डांटियन में ऊर्जा का एक बवंडर सा घूमने लगा, जिससे उसकी हड्डियों से चटकने की हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। वो एनर्जी और तेज घूमने लगी। जैसे ही सब कुछ उसके अंदर समा गया, युंगा का कल्टीवेशन लेवल चुपचाप अगले पड़ाव पर पहुंच गया। वो ची रिफाइनिंग के दूसरे लेवल पर पहुंच चुका था, लेकिन उसने तुरंत सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी असली ताकत को छुपा लिया। अगली सुबह उसने सबसे पहला काम अपना स्टेटस चेक करने का किया। उसने अपनी
दिखने वाली आभा को दबाकर पहले लेवल के शुरुआती स्टेज जैसा कर लिया और ज्यादा सेफ रहने के लिए उसने अपनी एनर्जी को ऐसा दिखाया मानो वो बहुत कमजोर और कुपोषित मजदूर हो जो किसी भी वक्त चक्कर खाकर गिर पड़ेगा। हाथ मुंह धोने के बाद जैसे ही उसने अपने कमरे का टूटा फूटा दरवाजा खोला तो देखा कि पूरा आंगन पूरी तरह अस्त व्यस्त था। कई मजदूर इकट्ठा होकर आपस में एक्साइटमेंट में फुसफुसा रहे थे। भीड़ के बीचों बीच चिन यूफू अचानक चिल्लाया। उसकी हथेली पर एक छोटी सी नारंगी आग की लपट टिमटिमा रही थी जो मुश्किल से एक मुट्ठी के बराबर थी। उसने बड़े घमंड से ऐलान किया कि ये फ्लेम बुलेट टेक्निक है जिसे उसने कल ही सौदा करके हासिल किया है। आसपास के मजदूर तुरंत उस पर झूठी और चापलूसी भरी तारीफों की बौछार करने लगे। वे कहने लगे कि अब तो आउटर सेक्ट में उसका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन तभी वो आग की लपट 2 बार टिमटिमाई और तुरंत बुझ गई। युंगा एक टूटी हुई बाल्टी लेकर उनके पास से गुजरा और उसने उनकी तरफ नजर उठाकर देखा तक नहीं। उसकी नजरों में ये सब एक मजाक था। फ्लेम बुलेट या वाटर ब्लेड जैसी तकनीकें उसके हिसाब से दिखावे से भरी मौत के फरमान के अलावा और कुछ नहीं थी। जरा सोचिए, आधी रात को आपका सामना किसी दुश्मन से हो जाए और आप उसे मारने के लिए घंटों मंत्र पढ़ते रहें सिर्फ इसलिए कि आपके अपने ही माथे पर एक टारगेट लाइट जल उठे। ये तो असल में एक चमकता हुआ नियॉन साइन बोर्ड लगाने जैसा था जो चिल्ला चिल्ला कर दूसरों को दावत दे रहा हो कि आओ और मुझसे लड़ो। इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली दुनिया में दूसरों की नजरों में आना सबसे बड़ी कमजोरी थी। यहाँ लोग ऐसे गायब हो जाते थे जैसे तूफान में आवारा कुत्ते। इचिंगा ने सावधानी और चालाकी के इस मंत्र को अपनी हड्डियों में गाड़ लिया था। तड़क भड़क वाली तकनीकें मुसीबत की जड़ थीं। कोई इंसान जितना ज्यादा इनविजिबल रहेगा उसके जिंदा रहने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। अपनी बाल्टी नीचे रखने के बाद वो उस इलाके की सबसे पुरानी और कबाड़ बन चुकी लाइब्रेरी की तरफ चल दिया। ये एक ऐसी जगह थी जहां भूत भी आने में बोर हो जाएं। अलमारियां धूल की मोटी परतों के नीचे दबी हुई थीं और दरवाजे पर पहरा देने वाला बूढ़ा इतनी जोर जोर से खर्राटे ले रहा था कि छत हिल जाए। इचिंगा चुपके से अंदर घुस गया और काफी देर तक टेबल के पायों के नीचे दबाए गए कबाड़ को खंगालने के बाद उसने एक फटी पुरानी किताब ढूंढ निकाली। उसने उस पर जमी गंदगी को साफ किया तो टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखे 4 शब्द दिखाई दिए, बेसिक सोर्ड टेक्निक्स। ईमानदारी से कहें तो वो किताब बस भगवान भरोसे ही टिकी हुई थी। ये आम इंसानी योद्धाओं के लिए एक मैनुअल था जिसमें स्पिरिट ची को शरीर में घुमाने के बजाय सिर्फ शारीरिक वार करने पर ध्यान दिया गया था। इसमें और कुछ नहीं, बस तलवारबाजी के सबसे बेसिक मूव्स थे, जैसे तलवार को लहराना और काटना। इसमें कोई स्टाइल या जादुई चमक दमक नहीं थी। उसने डेस्क पर थपकी देकर बूढ़े को जगाया। बूढ़े ने उस किताब को बेहद नफरत और हिकारत भरी नजरों से देखा। उसने पूछा कि वो आखिर ऐसा कचरा क्यों ले जा रहा है। ये तो कोई घटिया दर्जे की कल्टीवेशन मेथड भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसे सीख कर वो कोई लोहार ही बन पाएगा। युंगा ने बस एक बेवकूफों जैसी मुस्कान के साथ अपना सिर खुजलाया और कहा कि वो तो बस दिन भर की थकावट के बाद हाथ पैर खोलने और सेहत ठीक रखने के लिए इसे पढ़ना चाहता है। बूढ़े ने चिढ़कर उसे हाथ से जाने का इशारा किया और कहा कि इसे ले जा और मुझे सोने दे, और फिर से करवट लेकर सो गया। मैनुअल को अपने कपड़ों में छुपाकर युंगा सीधा लकड़ियां काटने वाले शेड की तरफ बढ़ा। आज का उसका काम काफी भारी था। उसे पूरे 500 पाउंड ब्लैक आयरन वुड काटनी थी जो इतनी सख्त होती है कि किसी आम मजदूर की हथेलियां फाड़ दे। लेकिन वो रत्ती भर भी परेशान नहीं था। पहले दिन जो हार्डनेस उसने कचरे से निकाली थी वो अब उसकी स्किन का पक्का हिस्सा बन चुकी थी। उसने एक टूटी फूटी जंग लगी कुल्हाड़ी उठाई, गहरी सांस ली और अपने दिमाग में उस मैनुअल के बेसिक मूव्स को दोहराया। तलवारबाजी के स्टाइल का जो पहला फॉर्म था जिसे स्प्लिट कहते हैं, उसमें कोई फालतू का दिखावा नहीं था। उसने बस अपने पैरों को थोड़ा मोड़ा और अपनी कमर से पूरी ताकत थी। वो ताकत उसके कंधों से होती हुई उसकी बाहों में उतरी और सीधे उस जंग लगी कुल्हाड़ी में समा गई। एक जोरदार कड़कड़ाहट के साथ कुल्हाड़ी का ब्लेड एकदम सटीक निशाने पर लगा। वो ब्लैक आयरन वुड के रेशों को चीरता हुआ अंदर घुस गया और उस सख्त लकड़ी के 2 बराबर टुकड़े कर दिए। ठीक उसी पल जब लकड़ी कटी, उसके सिस्टम का पैनल चमक उठा। उसका ये वार पैमानों पर एकदम खरा उतरा था और बेसिक तलवारबाजी में उसकी महारत 1 पॉइंट बढ़ गई। यीचो की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने एकदम सही अंदाजा लगाया था। उसके इस चीट कोड को असल में किसी तलवार की जरूरत नहीं थी। जब तक उसकी ताकत, तकनीक और शारीरिक मूव्स एक असली तलवार के वार से मैच करेंगे, तब तक उसके रोजमर्रा के ये उबाऊ काम भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस में बदलते रहेंगे। इसके बाद तो वो सचमुच मजदूरी का भगवान बन गया। वो ऐसे काम करने लगा मानो उसके अंदर अचानक एड्रेनालाइन का कोई इंजेक्शन लग गया हो। अब वो बस अंधाधुंध कुल्हाड़ी नहीं चला रहा था। उसका हर वार उसकी सांसों के एक नपे तुले तालमेल के साथ हो रहा था, जहां वो कुल्हाड़ी के एंगल और ताकत को इस तरह सेट कर रहा था कि उसकी एक बूंद एनर्जी भी बेकार न जाए। दोपहर होते होते पूरे 300 सटीक वार करने के बाद स्प्लिट तकनीक पर उसकी पकड़ आसमान छूने लगी थी। आमतौर पर कुल्हाड़ी को सैकड़ों बार चलाने से किसी भी इंसान के हाथ बेकार हो जाते, लेकिन अपनी परमानेंट हार्डनेस एट्रीब्यूट की वजह से ये चिंघाओ को एक खरोंच तक नहीं आई थी, बल्कि उसकी मांसपेशियां इस भारी मेहनत के हिसाब से खुद को और मजबूत ढाल रही थीं। दोपहर के आसपास चिन यूफू का उधर से गुजरना हुआ। इचुंगा को पसीने से लथपथ देखकर वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने ताना मारते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई लकड़ियां कितनी भी अच्छी क्यों ना काट ले, उससे अमरता नहीं मिलने वाली।
और सच कहें तो ये बात काफी हद तक सच भी थी। उसने सुझाव दिया कि इस लड़के को लकड़ियां काटने के बजाय स्पिरिट ची को महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। यी चिंगहाओ अपना माथा पोंछने के लिए एक पल को रुका और एक सीधे साधे विनम्र स्वभाव के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उसका टैलेंट बहुत खराब है, इसलिए उसके लिए लकड़ियां काटना ही बेहतर है। उसने कहा कि वो बस इतना चाहता है कि महीने के आखिर में उसके खाने के राशन में कटौती न हो। चिन यूफू उसकी इस छोटी सोच और कम हौसले पर हंसा और वहां से चला गया। हमारे हीरो को इस बेइज्जती का जरा भी बुरा नहीं लगा। उसने बस अपनी कुल्हाड़ी पर पकड़ मजबूत की और वापस काम पर लग गया। पूरी दोपहर वो अपने प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स को लगातार बढ़ते हुए देखता रहा। बाद में इचिंगा एकदम टाइम पर उसी पुरानी सुनसान खदान में पहुंचा। उसने भारी कुदाल उठाई और अपने सामने की खुरदरी चट्टान को ध्यान से देखा। अपने दिमाग में उसने मैनुअल की एक दूसरी तकनीक को एक्टिवेट किया। उसने कुदाल के हैंडल को मजबूती से पकड़ा और उसके पैर जमीन पर ऐसे टिक गए मानो किसी धनुष को उसकी आखिरी हद तक खींचा जा रहा हो। जब उसने आखिरकार वार किया तो कुदाल की नोक हवा में एक धुंधली लकीर जैसी दिखी और चट्टान से जा टकराई, जिससे पत्थर के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। उसका प्रोफिशिएंसी पॉइंट एक नंबर और बढ़ गया। इसके बाद उसने लिफ्ट, स्वीप और स्लैश जैसे मूव किए। उसने बहुत ही सलीके से माइनिंग के हर एक मूव को तलवारबाजी की खास तकनीकों में बदल दिया था। उस अंधेरी खदान की गहराइयों में वो बिना थके लगातार मेहनत करता रहा। जहां बाकी लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए माइनिंग कर रहे थे, वहीं वो तलवारबाजी का उस्ताद बनने के लिए माइनिंग कर रहा था। सबकी नजरों से बचे रहने के लिए उसने जानबूझकर अपनी माइनिंग की स्पीड धीमी कर दी थी, ताकि उसकी कुदाल सिर्फ उन्हीं बंजर चट्टानों पर चले जहां कोई स्पिरिट स्टोन मिलने की गुंजाइश ही न हो। दिन के आखिर में उसने जो पत्थर जमा किए वो मुश्किल से मिनिमम कोटे के बराबर थे, जिसे देखकर सुपरवाइजर ने हमेशा की तरह उसे बड़ी नफरत से देखा। उस आदमी ने उसे किसी भिनभिनाती मक्खी की तरह हाथ से हट जाने का इशारा किया और इस तरह दिन महीनों में बदलते चले गए। आधा साल बीत गया और लेबर पीक पर कई चेहरे बदल गए। मजदूर एक के बाद एक बदलते रहे, यहाँ तक कि वो शिन यूफू, जो खुद को बहुत शातिर समझता था, एक रात मामूली से स्पिरिट स्टोन के चक्कर में आधा मरा होने तक पीटा गया। उसे किसी फालतू कचरे की तरह सेक्ट से बाहर फेंक दिया गया। दूसरी तरफ युंगा बिना एक भी दिन नागा किए रोज लकड़ियां काटता और माइनिंग करता रहा। वो अब पहले से भी ज्यादा इनविजिबल हो चुका था। उसका वजूद इतना शांत हो चुका था कि जब तक वो खुद न बोले, लोग उसके पास से गुजर जाते हैं और उन्हें भनक तक नहीं लगती कि वहाँ कोई जिंदा इंसान खड़ा है। उसने अपनी सांसों और अपनी हरकतों को बिल्कुल आखिरी हद तक दबा लिया था, लेकिन उसके सिस्टम पैनल पर डेटा बड़ी खतरनाक और तूफानी रफ्तार से ऊपर चढ़ रहा था। तलवारबाजी को लेकर उसकी समझ एक अकल्पनीय लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब तो हालत ये थी कि अगर वो हाथ में सिर्फ एक मामूली चॉपस्टिक भी पकड़ ले तो उसका एक हल्का सा झटका भी तलवार की असली धार का एहसास करा देता, एकदम तेज, सटीक और बेरहम, जिसमें एक भी मूव बेकार नहीं जाता। 6 महीने बाद एक रात युंगहाओ अपनी उसी अंधेरी बिना खिड़की वाली झोपड़ी में बैठा था। उसके हाथ में लोहे की एक पुरानी तलवार थी जिसे उसने खदान से उठाया था। उसका ब्लेड दर्जन भर जगहों से टूटा फूटा था और लकड़ी का हत्था आधा सड़ चुका था। ईमानदारी से कहें तो वो किसी हीरो का हथियार तो बिल्कुल नहीं लगती थी। थमे हुए पानी जैसी शांत आंखों के साथ उसने धीरे से उस जंग लगी तलवार को उठाया और हवा में एक बिल्कुल शांत और धीमा कट मारा। वहां हवा के चीरने की कोई आवाज तक नहीं हुई, बस एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो रोंगटे खड़े कर दे, मानो हवा को ही बहुत सफाई से 2 हिस्सों में काट दिया गया हो। अचानक उसका सिस्टम पैनल एक चमकदार लाल रोशनी के साथ चमक उठा। बुनियादी तलवारबाजी के पूरे 10,000 रिपीटेशंस पूरे होने पर एक नया एट्रीब्यूट सामने आया, एब्सोल्यूट शार्पनेस। महीने का 5वां दिन आया, जो कि राशन बंटने का तय दिन था। सुपरवाइजर के आंगन के बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई थी। इन मजदूरों के लिए वो 2 पाउंड घटिया दर्जे के चावल सिर्फ खाना नहीं थे, बल्कि कल्टीवेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ने की उनकी इकलौती उम्मीद थे। ये चुंगा लाइन में काफी पीछे खड़ा था, हाथ कपड़ों के अंदर छुपे हुए थे और वो किसी ऊँघते हुए लकड़ी के पुतले जैसा लग रहा था। सुपरवाइजर जाओ ताइहान अपनी कुर्सी पर आराम से फैला हुआ था और हवा में स्पिरिट के टुकड़े उछाल रहा था। जब जाओ दावांग नाम का एक आदमी आगे बढ़ा तो उसने अपनी थैली का वजन किया और घबरा गया। वो रोते हुए चिल्लाया, इसमें तो 1 पाउंड भी नहीं है, क्या हमें हर महीने 2 पाउंड चावल नहीं मिलने चाहिए थे? जाओ ताइहान ने एक ठंडी और क्रूर मुस्कान बिखेरी। वो अपनी जगह से उठा और उसने दावांग के पेट पर एक जोरदार लात दे मारी, जिससे वो बेचारा कई मीटर पीछे जा गिरा। दावांग जमीन पर तड़पते हुए अपने पेट को पकड़कर बैठ गया और उसके वो कीमती चावल चारों तरफ बिखर गए। लेकिन जाओ ताइहान इतने पर ही नहीं रुका। उसने आगे बढ़कर उन चावलों को अपने पैरों से मिट्टी में कुचल दिया। यहाँ मेरा शब्द ही कानून है, सुपरवाइजर दहाड़ा। उसने बहाना बनाया कि चूंकि खदान का प्रोडक्शन कम हुआ है, इसलिए उसके अपने बोनस में कटौती की गई है। अपनी जेब से भरपाई करने का उसका कोई इरादा नहीं था, इसलिए मजदूरों को ही ये नुकसान उठाना पड़ेगा। उसने गुर्राते हुए कहा, आधा पाउंड चावल मिलेगा, लेना है तो लो वरना भाड़ में जाओ।
अगर पसंद नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ। किसी की सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हुई। आखिर जाओ ताइहानची रिफाइनिंग के चौथे लेवल पर था। इस जगह पर किसी मजदूर को पीट पीट कर अधमरा कर देना इतनी मामूली बात थी कि कोई इसकी जांच तक नहीं करता। और तभी हम देखते हैं कि ईचो आगे बढ़ता है। वो हमेशा की तरह चापलूसी भरी एक सधी हुई मुस्कान के साथ तेजी से आगे आया, लेकिन जाओ ताइहान ने अचानक हाथ उठाकर अपने चेले को चावल देने से रोक दिया। एक ठंडी हुंकार भरते हुए सुपरवाइजर ने कहा कि उसने सुना है कि यी चिंगहाओ आजकल बहुत शातिर बन रहा है और हर बार बस उतना ही पत्थर लाता है जिससे उसका कोटा मरे मरे पूरा हो सके। उसने सीधे आरोप लगाया कि वो अपने लिए स्पिरिट स्टोन्स छुपा रहा है, जो कि ईमानदारी से कहें तो सीधे सीधे सेक्ट की चोरी थी। बाकी मजदूर जहां तरस भरी निगाहों से ये सब देख रहे थे, वहीं इचिंगा ने बस बात को हंसकर टाल दिया। उसने सफाई दी कि उसके कमजोर शरीर के हिसाब से कोटा पूरा करना ही उसके लिए एक बहुत बड़ी जंग है। उसने उस आधे पाउंड घटिया चावल को लेने के लिए हाथ तक नहीं बढ़ाया जो उसका हक था। इसके बजाय उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपने कपड़ों के अंदर हाथ डाला और पिछले महीने की बचत से बचाई हुई स्पिरिट राइस की एक छोटी सी थैली निकालकर दोनों हाथों से आगे बढ़ा दी। उसने सुपरवाइजर से कहा कि उनका काम बहुत थका देने वाला है और चूंकि इस महीने उसकी खुद की भूख बहुत कम है, इसलिए वो चाहता है कि जाओ ताइहान इसे रख लें। उसने कहा, आप इसका बढ़िया दलिया बनाकर खाइए ताकि आपकी ताकत बनी रहे। जाओ ताइहान उसकी इस गजब की चालाकी और हिम्मत को देखकर एक पल के लिए सन रह गया। फिर वो पागलों की तरह ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसने यी चुंघा के इस आज्ञाकारी और सेवाभावी दिल की तारीफ की और उसे हाथ के इशारे से वापस काम पर भेज दिया। जैसे ही इचिंगा मुड़कर आंगन से बाहर निकला, उसके कुछ साथी मजदूर उसके पीछे पीछे आए और अविश्वास में फुसफुसाने लगे। उन्होंने उसे अपनी जमा पूंजी मुफ्त में लुटाने के लिए पागल कहा और कसम खाई कि इस तरह की खुलेआम दादागिरी के खिलाफ उन्हें मिलकर लड़ना चाहिए था। युंगहाओ बस रुका और उसने एक गहरी सांस ली। उसने उनसे पूछा कि वे आखिर किस चीज के दम पर लड़ने की सोच रहे हैं। उनका पहला लेवल उस चौथे लेवल के सामने भला कहाँ टिकता। वो अच्छी तरह जानता था कि वो क्या कर रहा है। अगर उसने वो चावल नहीं सौंपे होते तो जाओ ताइहान यकीनन हिंसा पर उतर आता। अपनी मौजूदा एब्सोल्यूट शार्पनेस के दम पर उस सुपरवाइजर को हराना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन ऐसा करने से सेक्ट के बड़े इन्वेस्टिगेटर्स सीधे उसके दरवाजे पर आ धमकते। एक पाउंड चावल के चक्कर में अपने सीक्रेट सिस्टम को खतरे में डालना सरासर बेवकूफ़ी होती। आखिर में सिर्फ जिंदा रहना ही सबसे ज्यादा मायने रखता था। अगर उसे पेड़ों की छाल भी खानी पड़ती तो भी वो अपने सिस्टम से उसके न्यूट्रिएंट्स खींच लेता। जैसे ही रात ढली, हम युंगहाओ को एक रूखा सूखा काला बन चबाते हुए देखते हैं। उसकी इंद्रियां अब और तेज हो रही थीं। जाओ ताइहान का मूड जब भी खराब होता वो कभी भी अंदर घुस सकता था, इसलिए एक जाल बिछाना बेहद जरूरी था। वो अपने बिस्तर के पास गया और तख्ते हटाकर नीचे की सख्त सूखी मिट्टी को सामने लाया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया जिसमें अब हार्डनेस एट्रीब्यूट समाया हुआ था। चांद की रोशनी में उसकी उंगलियां किसी धातु की तरह नीली काली चमक रही थीं। उसने अपनी उंगलियों को जमीन के अंदर धंसा दिया। एक जोरदार खिंचाव के साथ उसने मिट्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उखाड़ फेंका और उसकी स्किन पर एक खरोंच तक नहीं आई। उसके हाथ असल में एक इंसानी खुदाई मशीन बन चुके थे। वो अपने बिस्तर के नीचे पागलों की तरह खुदाई करने लगा और बाल्टियों को मिट्टी से भरने लगा, जिसे कल सुबह वो पीछे की पहाड़ी की खाइयों में ठिकाने लगाने वाला था। ये एकदम चुपके से किया गया ऑपरेशन था, जिससे किसी को कानों कान भनक न लगे। आधे घंटे बाद आखिरकार काम पूरा हो गया। इसके बाद वो पीछे की पहाड़ी की तरफ बढ़ा। हम देखते हैं कि वहाँ एक सकरा रास्ता था जो जंगली घास फूस और कटीली झाड़ियों से पूरी तरह घिरा हुआ था। ये रास्ता पीछे के पहाड़ों में काफी गहराई तक जाता था। यहाँ कोई भूल कर भी कदम नहीं रखता था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी इसके मुहाने पर लगा काई से ढका एक पत्थर का बोर्ड। उस पत्थर पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में 4 शब्द खुदे थे जो वहाँ सदियों से मौजूद मायस्मा स्वैम्प की चेतावनी दे रहे थे। ये एक बेहद मनहूस जगह थी जो हमेशा बैंगनी और हरे रंग के बीमार कर देने वाले घने कोहरे से ढकी रहती थी। ये खतरा सिर्फ हमारे दोस्त जैसे निचले स्तर के मजदूरों के लिए ही नहीं था, यहाँ तक कि सेक्ट के वो खास चेले भी जिनका कल्टीवेशन लेवल इसके मामूली स्तर से कहीं ऊपर था, यहाँ इतनी आसानी से पैर रखने की हिम्मत नहीं करते थे। किस्से कहानियों की माने तो इस जहरीली हवा की एक अकेली सांस भी इंसान के फेफड़ों को अंदर से सड़ाकर खाक कर सकती थी। कहते हैं कि एक बार इनर सेक्ट का एक उस्ताद एक दुर्लभ जहरीली छिपकली का पीछा करते हुए इस दलदल में घुस गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। पीछे उसकी लाश तक नहीं बची, सिवाय पानी के किनारे मिली कुछ काली पड़ चुकी हड्डियों के। तब से ये जगह लोगों के लिए एक बुरे सपने जैसी बन चुकी थी। फिर भी ये चुंगा इस भयानक मंजर को एक अजीब और गहरी चमक वाली आंखों से देख रहा था। जहां दूसरे लोग इस जहर से थर थर कांपते थे, वहीं उसे इसमें ढेर सारे एट्रीब्यूट दिखाई दे रहे थे जिन्हें छूने की हिम्मत दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। बेशक वो इतना बेवकूफ भी नहीं था कि बिना किसी तैयारी के सीधे अंदर चला जाए। वो अपनी झोपड़ी में वापस आया और फिल्टर की तरह इस्तेमाल करने के लिए चूल्हे से कोयले की एक परत इकट्ठी की। उसने कोयले को कूटकर बारीक चूरा बनाया और अपने बिस्तर की चादर से कपड़े की एक मोटी पट्टी फाड़कर उसे गीला किया और कोयले को उसमें कसकर बांध दिया। उसने इसके ठीक बीच में एक छोटी खोखली नली डाल दी जो हवा आने जाने का रास्ता बन सके। एक देसी घरेलू मास्क जो कमाल का काम कर रहा था।
अपना मास्क तैयार करके युंगहाओ आधे घंटे बाद वापस उस पत्थर के बोर्ड के पास आ गया और उसने कपड़े को अपने सिर के पीछे मजबूती से बांध लिया। उसने उस नली को अपने दांतों से दबाया और एक गहरी सांस ली। हवा का स्वाद धुएं और गीली मिट्टी जैसा था, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन ये जहर के सबसे खतरनाक हिस्से को रोकने के लिए काफी था। और बस बिना एक पल भी गंवाए उसने उस बैंगनी हरे कोहरे के अंदर कदम बढ़ा दिया। जैसे ही उसने उस सीमा को पार किया, उसकी खुली गर्दन और बाहों पर एक तेज चुभने वाली जलन होने लगी, मानो हजारों चींटियां एक साथ काट रही हों। यहाँ तक कि हार्डनेस एट्रीब्यूट से मजबूत हो चुकी उसकी स्किन पर भी हल्के अजीब लाल निशान उभरने लगे, क्योंकि वो जहर उसके रोम छिद्रों में घुसने की कोशिश कर रहा था। इस चीज ने उसे एक पल के लिए सोचने पर मजबूर किया, लेकिन वो तुरंत संभला और उसने अपने सिस्टम को एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू करने की कमांड दी। एक ठंडी नीली रोशनी चमकी, क्योंकि सिस्टम ने उस शुरुआती लेवल के जहर को भांप लिया था। एक्सट्रैक्शन कामयाब, पॉइजन रेजिस्टेंस +1। उसने तुरंत उस एट्रीब्यूट को अपने खून एंड स्किन में मिला लिया। जैसे ही उसने दर्द को कम होते महसूस किया, उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई और वो और गहराई में बढ़ता चला गया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, कोहरा और ज्यादा घना और दम घुटने वाला होता जा रहा था। उसके चारों तरफ के पेड़ सूख कर काले और टेढ़े मीढ़े ठूंठ बन चुके थे। उन नंगी टहनियों से चिपचिपा हरा लिक्विड टपक रहा था और जमीन पर अनजान जानवरों की सफेद हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। अब सिस्टम के नोटिफिकेशंस बिना रुके आने लगे। पॉइजन रेजिस्टेंस +1 +1 +2। ये ताकत का एक अंतहीन सैलाब था। वो उस दलदल में एक न थकने वाले वैक्यूम क्लीनर की तरह घूम रहा था, जो सारे जहर को सोखता जा रहा था। 1 घंटे बाद उसने उस बाहरी इलाके का एक पूरा चक्कर काट लिया था। अब तक वो चुभने वाली जलन पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसके लिए वो जानलेवा कोहरा अब एक हल्की ठंडी हवा के झोंके जैसा लग रहा था। वो उसकी स्किन पर एक निशान तक नहीं छोड़ पा रहा था। उसका पॉइजन रेजिस्टेंस पहले ही एक चौंकाने वाले आंकड़े 1500 पॉइंट्स पर पहुंच चुका था। चूंकि बाहर का जहर अब हल्का पड़ रहा था और उसकी प्रोग्रेस धीमी हो रही थी, इचिंगा ने अपनी नजरें दलदल के उस काले और खूंखार केंद्र की तरफ घुमाई। वहां कोई पेड़ पौधे नहीं थे, बस काले कीचड़ के उबलते हुए गड्ढे थे। वो एक बड़े तालाब के पास पहुंचने के लिए लकड़ी के एक बहते हुए टुकड़े पर सावधानी से आगे बढ़ा। उस कीचड़ के बुलबुलों में से एक सड़ांध भरी खट्टी बदबू आ रही थी। अचानक एक सलेटी रंग का चूहा वहां से तेजी से गुजरा और गलती से उस काले पानी में गिर गया। उस जीव के पास दर्द से चीखने का बस एक छोटा सा पल था। महज 2 या 3 सेकंड के भीतर वो गायब हो गया। पलक झपकते ही वो चूहा घुलकर काले पानी का हिस्सा बन चुका था। ये खौफनाक मंजर देखकर यी चिंघाओ के सिर में एक अजीब सी झनझनाहट होने लगी, पर वो पीछे नहीं हटा, बल्कि उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अगर वो इस ताकत को अपने अंदर खींच पाया तो ताइहान जैसे आदमी की औकात ही क्या रह जाएगी। बस एक थप्पड़ और दुश्मन राख के ढेर में बदल जाएगा। उसने उस अजीब दलदल को सीधे छूने से परहेज किया और पहले एक सूखी लकड़ी से उसे टटोला। जैसे ही लकड़ी ने उस कीचड़ को छुआ, वैसे ही छन छन की आवाज होने लगी और लकड़ी गलने लगी, जिससे गाढ़ा और कड़वा सफेद धुआं निकलने लगा। यिंगहाओ ने तुरंत सिस्टम को एक्सट्रैक्शन का ऑर्डर दिया। सिस्टम ने उस खतरनाक तेजाबी चीज को पकड़ लिया और उसकी खूबी को यिंगहाओ के अंदर डालना शुरू कर दिया। उसे कोरोशन का एक पॉइंट मिला, जिसे उसने अपनी उंगलियों की खाल और हड्डियों में मिला लिया। उसे उंगलियों में हल्की सी खुजली और सुन्नपन महसूस हुआ। आधी गली हुई लकड़ी को एक तरफ फेंककर उसने अपने हाथ उस कुंड के ऊपर रखे और पागलों की तरह उस जहर को अपने अंदर खींचने लगा। जैसे जैसे कोरोशन पॉइंट्स की झड़ी लगने लगी, वैसे वैसे वो काला गाढ़ा लिक्विड देखते ही देखते साफ पानी में बदलने लगा। जब वो तीखी और खट्टी बदबू आखिरकार खत्म हुई, तो वो जानलेवा कीचड़ अब एक मामूली बेजान पानी का गड्ढा बनकर रह गया था। अब तक उसका कोरोशन एट्रीब्यूट पूरे 2000 पॉइंट्स पर पहुंच चुका था। यिंगहाओ खड़ा हुआ और उसने अपने हाथों को देखा। उसकी उंगलियों पर अब एक अजीब सी भूतिया हरी चमक आ गई थी। अपनी ताकत का टेस्ट लेने के लिए उसने पास में पड़े एक मुट्ठी जितने बड़े पत्थर पर अपनी उंगली से बस हल्का सा छुआ। छूते ही पत्थर से धुआं निकलने लगा और वो पिघलने लगा। कुछ ही सेकंड्स में वो पत्थर कीचड़ के ढेर में बदल गया। तभी युलोंग की कांस्य घंटियां मुख्य चोटी से गूंज उठीं, जिनकी आवाज से पूरी की पीक में हलचल मच गई। ये हर 3 साल में होने वाला आउटर डिसाइपल कंपटीशन का दिन था। यही वो इकलौता वक्त होता था जब काम करने वाले नौकर खुलकर काम चोरी कर सकते थे और इस तमाशे का मजा ले सकते थे। जो नौकर आमतौर पर जानवरों की तरह खटते थे, वे अब पहाड़ों की तरफ भागे जा रहे थे। एक आवाज आई जो यी चिंघाओ को जल्दी चलने के लिए टोक रही थी। अगर वो लेट हुआ तो खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी, खासकर तब जब आज मशहूर शाइनिंग शुआंग स्टेज पर उतरने वाली थी। चिंघाओ ने तुरंत पेट दर्द का बहाना बना दिया और कहा कि कल रात के फफूंद वाले मशरूमों ने उसके पेट में तहलका मचा रखा है। झाओ दावांग ने उसे कामचोर गधा कहकर कोसा और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। जैसे ही वो चोटी पूरी तरह खाली हुई, चिंघाओ की नौटंकी खत्म हो गई। उसके चेहरे का वो दर्द वाला ड्रामा तुरंत गायब हो गया। सच कहें तो ची रिफाइनमेंट के उन नौसिखियों की लड़ाई देखने में उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी
और फिर वहां हमेशा ये खतरा रहता था कि भीड़ में कोई भटकती हुई तलवार आकर लग जाए, और उसके पास करने के लिए इससे कहीं बेहतर काम थे। उसके जैसे छोटे शरीर के लिए एक मामूली वार का मतलब था तगड़ी चोट, और सीधा वार मतलब सीधा मौत। ऐसी भीड़ में जाना मतलब खुद अपनी उम्र कम करना था। ये चिंघाओ सीधे पीछे की तरफ बनी कैंटीन की ओर चल पड़ा, जो एकदम ठंडी, खाली और शांत पड़ी थी। वहां सिर्फ सुंजी नाम का एक आधा गंजा आदमी टेबल पर सिर रखे सो रहा था, जबकि बाकी सब कंपटीशन का मजा ले रहे थे। यिंगहाओ ने उसे जगाने के लिए टेबल थपथपाई और शांति से कहा कि वो आज का अपना काम लेने आया है। जब सुंजी ने पूछा कि वो बाकी लोगों की तरह आराम क्यों नहीं कर रहा, तो उसने बहाना बनाया कि उसका टैलेंट इतना खराब है कि वो अपने हिस्से के राशन कटने का रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन उसका असली ठिकाना कुछ और ही था, वेस्ट वेयरहाउस, जो पहाड़ के सबसे अंधेरे और सुनसान कोने में बनी एक बड़ी पथरीली गुफा थी। रोज हजारों शिष्यों की लड़ाई और खोजबीन की वजह से टूटे हुए जादुई हथियारों की गिनती करना नामुमकिन था। इन ना सुलझने वाले कबाड़ को यहाँ कचरे की तरह फेंक दिया जाता था। जैसे ही उसने भारी लोहे के दरवाजे को धक्का देकर खोला, जंग की तीखी गंध ने उसका स्वागत किया। अंदर टूटी हुई तलवारें, भाले और चकनाचूर ढालें कबाड़ के पहाड़ों की तरह सजी थीं। किसी और की नजर में ये कमरा बेकार और फालतू कूड़े से भरा था। सच तो ये है कि अगर कोई इसे मुफ्त में भी देता तो भी कोई न लेता। दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद, ताकि कोई उसे परेशान न कर सके, उसने अपनी कमर से वो जंग लगी सरकारी लोहे की तलवार निकाली और वो पास के कबाड़ के ढेर के पास गया और उसने एक टूटी हुई माउंटेन क्लीविंग तलवार का आधा हिस्सा उठा लिया। उठाते ही उसके सिस्टम से एक नोटिफिकेशन गूंजा। सिस्टम ने उस टूटे हुए रैंक 1 के जादुई हथियार को भांप लिया था और उसमें से शार्पनेस का एक पॉइंट निकाल लिया था। यिंगहाओ ने तुरंत उसे खुद में मिलाने का ऑर्डर दिया। वो टूटी हुई तलवार देखते ही देखते भूरे रंग के पाउडर में बदल गई और उसकी उंगलियों के बीच से बह गई। पीछे कुछ नहीं बचा। दूसरी तरफ उसके दूसरे हाथ में जो जंग लगी लोहे की तलवार थी, वो अचानक एक हल्की सी गूंज के साथ कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे उस पुरानी बेकार तलवार को आखिरकार अपनी खोई हुई धार वापस मिल रही हो। शार्पनेस +3, टफनेस +2। जैसे जैसे उसके हाथ कबाड़ के ढेरों पर घूमते गए, ये पॉइंट्स लगातार बढ़ते चले गए। वो टूटे हुए जादुई हथियार उसके छूते ही किसी पुराने जीवाश्म की तरह चूर चूर होकर धूल बनने लगे। यिंगहाओ इस वक्त एक चलता फिरता ब्लैक होल बन चुका था, जो हजारों फेंके हुए कबाड़ से पागलों की तरह ताकत निचोड़ रहा था। अगले कुछ घंटों में वो कबाड़ के पहाड़ देखते ही देखते छोटे होने लगे और जमीन पर लोहे के पाउडर और कचरे की एक मोटी परत जम गई। जब उसने कोने में पड़े आखिरी चटके हुए काले लोहे की ढाल को सोखकर भूरी राख में बदला, तब जाकर वो रुका। उसने एक लंबी और गहरी सांस छोड़ी। वो पसीने से बिल्कुल लथपथ था, लेकिन उसका जोश 7वें आसमान पर था। हजारों टूटे हुए जादुई हथियारों की बची कुची औकात उसने पूरी तरह निचोड़ ली थी, जिससे उसकी शार्पनेस और टफनेस के पॉइंट्स बढ़कर सीधे 30,000 पर पहुंच चुके थे। ये चिंघाओ ने अपने सीधे हाथ में पकड़ी उस जंग लगी लोहे की तलवार को नीचे देखा। अब उस तलवार की ब्लेड पर एक ऐसी काली लकीर उभर आई थी जो मानो रोशनी को भी चीर दे। इस टूटी हुई तलवार की धार अब अपनी असली ताकत से कहीं गुना आगे निकल चुकी थी। सच कहें तो अब इसे टूटी हुई तलवार कहना भी उसकी बेइज्जती होती। दूसरी तरफ आउटर सेक्ट के मिशन हॉल में तो जैसे गदर मचा हुआ था। चेले काम हथियाने के लिए आपस में भिड़े जा रहे थे। मिशन बोर्ड के ठीक सामने 2 आउटर डिसाइपल्स का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और जमीन पर खून बहने लगा। आंखों में खून उतारे वे दोनों कोल्ड ऑल्टर की रखवाली करने वाले एक मिशन के लिए अपनी जादुई तलवारें निकालकर एक दूसरे पर टूट पड़े। उस मिशन में न सिर्फ 10 स्पिरिट स्टोन्स मिल रहे थे, बल्कि आधे महीने के लिए तगड़ी स्पिरिट एनर्जी का मुफ्त इस्तेमाल भी मिल रहा था। सच में एक नंबर का मालदार काम था। उनमें से एक चेला दूसरे की तरफ उंगली उठाकर गुस्से में दहाड़ा। उसका चेहरा लालच से विकृत हो चुका था। जैसे ही उनकी गाली गलौज बढ़ी, उनके बीच तलवारें खटकने लगीं और इस तमाशे को देखने के लिए वहां तुरंत एक भारी भीड़ जमा हो गई। जब वहां जंग का माहौल बना हुआ था, तब चिंघाओ अपने हाथ आस्तीन में डाले किसी भूत की तरह दीवार के सहारे सरकते हुए हॉल के एक कोने में निकल गया। उसने उन 2 घायल चेलों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। 10 स्पिरिट स्टोन सुनने में भले ही बहुत लगते हों, पर जान से बढ़कर तो नहीं। अगर कोई अपाहिज हो गया तो इलाज का खर्चा इन 10 पत्थरों से कहीं ज्यादा बैठ जाएगा। ये सीधा सा हिसाब वो अच्छे से जानता था। वो बड़ी चालाकी से सबसे कोने वाले मिशन बोर्ड के पास पहुंचा, जहां लकड़ी की पट्टियों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसकी नजर गोबर उठाने और जानवरों के बाड़े साफ करने जैसे कामों से होती हुई आखिरकार एक बिल्कुल काली लकड़ी की पट्टी पर जाकर टिक गई। ये बैक माउंटेन की 10,000 सीढ़ियों को ठीक करने का मिशन था। इनाम में सिर्फ 3 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल रहे थे और खाना तक शामिल नहीं था। वो सदियों पुरानी सीढ़ियां पूरी तरह टूट चुकी थी और उनके भारी भरकम पत्थरों को उठाने में पीठ का कबाड़ा होना तय था, और ऊपर से कोई एक्स्ट्रा फायदा भी नहीं था। फिर भी ये चिंघाओ ने उसे ऐसे देखा जैसे उसे कोई अमर जड़ी बूटी मिल गई हो। उसने तुरंत वो पट्टी फाड़ी और काम पक्का करने के लिए काउंटर की तरफ भागा। नींद में झूल रहे क्लर्क ने सिर उठाया और उसे चेतावनी दी। वहां की ज्यादातर सीढ़ियां ढह चुकी हैं। 3 दिन में ये काम खत्म करना नामुमकिन है।
अगर फेल हुए तो तुम्हारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। लेकिन यी चिंगहाओ अड़ गया और बोला कि उसे बस शांति और सुकून चाहिए। उसने दावा किया कि वो बस सीधा साधा ईमानदारी का काम करना चाहता है। रजिस्टर में साइन किया और क्लर्क के दोबारा सोचने से पहले ही वहां से रफू चक्कर हो गया। आधे घंटे बाद यिंगहाओ पहाड़ की तलहटी में। पीछे का पहाड़, जगह इतनी सुनसान कि दूर दूर तक कोई भूत प्रेत भी न दिखे। काई से घकी पत्थर की सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रही थीं और आगे जाकर पहाड़ के कोहरे में गायब हो जा रही थीं। लेकिन उसने बस अपने औजार नीचे फेंके और उन टूटे हुए पत्थरों को भाव तक नहीं दिया। काम करने के बजाय उसने एक गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथ पहाड़ की एक बहुत बड़ी खुली हुई चट्टान पर मजबूती से टिका दिए। ये पहाड़ की ले लाइन थी, वो मुख्य केंद्र जहां करोड़ों सालों का भूगर्भीय वजन सिमटकर एक बेहद घनी और अचल ताकत बन चुका था। अचानक उसका इंटरफेस चमक उठा और उसकी हथेलियों के नीचे बह रही इस अथाह और लगातार चलने वाली ऊर्जा को डिटेक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्शन कामयाब रहा। उसे हैवीनेस का एट्रीब्यूट मिल गया, जिसे उसने तुरंत अपनी हड्डियों और मांसपेशियों में समा लिया। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में सैकड़ों किलो सीसा भर दिया गया हो। फिर भी उसने देखा कि वो बड़े आराम से चल फिर पा रहा था। ये नया नया मिला वजन अंदरूनी था। इससे उसकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके निचले शरीर को गजब की मजबूती और स्थिरता मिल गई। अब वो चट्टान में जमे किसी पुराने पेड़ की तरह अडिग हो चुका था। उसने अपना काम शुरू किया और सैकड़ों पाउंड के भारी भारी पत्थरों को ऐसे उठाने लगा मानो वे टोफू के बने हों। वो एक हाथ से टूटे हुए पत्थरों को एक तरफ फेंकता जा रहा था और दूसरे हाथ को पहाड़ पर टिकाए रखा ताकि एक्सट्रैक्शन चालू रहे। उसकी आंखों के सामने हैवीनेस जोड़ 5, जोड़ 1 0, जोड़ 20 के नोटिफिकेशन किसी झरने की तरह दनादन फ्लैश हो रहे थे। जिन पत्थरों को उठाने के लिए पूरी टीम की जरूरत पड़ती, उन्हें वो अकेले एक हाथ से उठा रहा था और पैर से मारकर बिल्कुल सही जगह पर फिट कर दे रहा था। सच कहें तो उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि सीढ़ियां कितनी जल्दी ठीक हो रही हैं। उसका पूरा ध्यान तो आसमान छूते उन एट्रीब्यूट पॉइंट्स पर था। एक दिन बीता, फिर 2 दिन। वो सूखी रोटी और पहाड़ के झरने का पानी पीकर जिंदा था और वहीं ठंडे पत्थरों पर सो जाता था। ले लाइन की ताकत तो जैसे कभी न खत्म होने वाली थी और मुफ्त में ये एट्रीब्यूट्स मिलने का नशा उसे किसी जुआरी जैसा महसूस करा रहा था। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि उसके मजबूत होते कंकाल के अंदर से चटकने की हल्की आवाजें भी आने लगी थी। उसकी पहले से ही सख्त त्वचा के नीचे एक गहरा पीला ग्लो उभरने लगा था, क्योंकि उसकी बॉडी की डेंसिटी एक हैरान कर देने वाले लेवल पर पहुंच चुकी थी। वक्त तेजी से बदला और तीसरे दिन की शाम आ गई। जैसे ही सूरज डूबा, यी चिंगहाओ ने आखिरी पत्थर को लात मारकर बिल्कुल सही जगह पर सेट कर दिया। वो एकदम परफेक्ट फिट हुआ। वो सीधा खड़ा हुआ और उसने एक लंबी सांस छोड़ी, जिससे सफेद भाप का एक गुबार निकला जिसमें से मिट्टी की महक आ रही थी। कभी बदहाल पड़ी वांजी की पत्थर की सीढ़ियां अब अकेले उसके हाथों से पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा एक्साइटेड किया वो था उसके इंटरफेस का डेटा। उसका हैवीनेस एट्रीब्यूट पूरे 10,000 पॉइंट्स तक पहुंच चुका था। यी चिंगहाओ ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसे लगा जैसे वो इंसानी शक्ल में कोई पहाड़ हो जिसे उसकी आखिरी हद तक सिकोड़ दिया गया हो। उसने अपने पैरों के नीचे के नीले पत्थर को देखा, ये जानने के लिए कि आखिर शरीर में 10,000 पॉइंट्स की डेंसिटी कैसी महसूस होती है। उसने परखने के लिए एक छोटा सा जंप लगाया। एक भारी गूंज के साथ पीछे का पूरा पहाड़ हिल गया, जिससे आसपास के जंगल के सारे पक्षी डरकर अफरा तफरी में उड़ने लगे। यी चिंगहाओ ने तुरंत अपनी ताकत खींची और उन 10,000 पॉइंट्स के वजन को जबरदस्ती दबा दिया। अपनी हड्डियों के भीतर उसने उस ताकत को छुपा लिया। अगर किसी ने ये देख लिया होता तो लोग उसे पक्का कोई बड़ा दानव समझ बैठते और रिसर्च करने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। उसने फौरन अपनी झाड़ू उठाई और ऐसा नाटक करने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर वो टहलता हुआ पहाड़ की दूसरी तरफ एक सुनसान छांव वाले रास्ते पर चला गया। ये उसके रोज के झाड़ू लगाने का समय था। सीढ़ियों के पास जो तमाशा हुआ था वो थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसलिए किसी को शक न हो। इसके लिए उसे कुछ मामूली काम करने की जरूरत थी। उसे झाड़ू लगाते हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि झाड़ियों में से किसी के भारी और उखड़ी हुई सांसें लेने की आवाज आई और साथ ही टहनियों के टूटने की आवाज भी हुई। यी चिंगहाओ के कान खड़े हो गए और उसकी झाड़ू वहीं थम गई। तभी अचानक खून से लथपथ एक आदमी झाड़ियों से लुढ़कता हुआ बाहर आया। वो सीधा मुंह के बल उन्हीं पत्थरों पर गिर पड़ा जहां यी चिंगहाओ खड़ा था, जिन्हें उसने अभी अभी साफ किया था, और देखते ही देखते वे पत्थर गहरे लाल रंग में रंग गए। यी चिंगहाओ ने पास जाकर गौर से देखा। उस आदमी ने सफेद रंग का रोब पहन रखा था, जो बिना किसी शक के इनर सेक्ट के चेले की खास यूनिफॉर्म थी। लेकिन इस वक्त वो कपड़ा खून से सने चीथड़ों से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। उसकी छाती पर एक गहरा घाव था और उसका बायां हाथ कंधे से ही कटा हुआ था, जहां से एक अजीब सा काला कोहरा निकल रहा था। सच कहें तो ऐसे जख्मों के बाद भी उसका जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो चेला बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाने की कोशिश करता है। उसका चेहरा कीचड़ और गंदगी से सना हुआ था। उसकी डबडबाई आंखें यी चिंगहाओ पर टिक जाती हैं, जो अभी भी हाथ में झाड़ू थामे खड़ा था। कांपते हाथों से उस आदमी ने अपने कपड़ों के अंदर हाथ डाला और खून से सनी एक जेड स्लिप बाहर निकाली
साथ ही एक स्टोरेज रिंग भी निकालकर उसने आगे बढ़ा दी। एक कांपती और बेबस आवाज में उसने कहा कि इन चीजों को तुरंत आगे वाले पहाड़ पर ले जाओ। लॉ एनफोर्समेंट हॉल में जाकर टीचर फोंग को ढूंढो और बड़ों को गद्दार के बारे में आगाह करो। अगर ये संदेश पहुंचा दिया तो इस रिंग के अंदर रखे स्पिरिट स्टोन्स और दवाइयां उसकी हो जाएंगी। यहाँ तक कि एल्डर फोंग उसे इनर सेक्ट में एंट्री दिलाने की गारंटी भी देंगे। इनर सेक्ट में शामिल होना और रातों रात अमीर बनना। लेकिन यी चेंगहाओ अपनी जगह पर बिना पलक झपकाए खड़ा रहा और उस चमकती हुई स्टोरेज रिंग को देखता रहा। अंदर से उसे जरा सी भी एक्साइटमेंट महसूस नहीं हुई। अगर उसकी जगह कोई और नया आया नौसिखिया होता तो वो पक्का खुशी से कांपने लगता और हीरो बनने के चक्कर में तुरंत रिंग झपट लेता। पर सच तो ये है कि ऐसा करने वाले का करियर बहुत छोटा होता। यहाँ इनर सेक्ट का एक ऐसा चेला था जिसकी कल्टीवेशन कम से कम लेट स्टेज की रिफाइनिंग की रही होगी और उसकी ये बदहाल हालत हो चुकी थी। जो कोई भी इसका शिकार कर रहा था वो पक्का कोई मॉन्स्टर होगा, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट या शायद उससे भी ऊपर के लेवल का। और यहाँ एक मामूली सा झाड़ू पोछा करने वाला नौकर बड़े लोगों की आपसी लड़ाई या खूनी दुश्मनी के बीच में पड़ रहा था। ये तो सीधे सीधे मौत को बुलावा देना था। वो जेड स्लिप किसी डेथ वारंट से कम नहीं थी और उस स्टोरेज रिंग पर पक्का कोई स्पिरिचुअल मार्क या ट्रैक करने वाला जादू लगा होगा। जो भी उसे छुएगा उसका मरना तय है। इन बड़े सेक्ट्स के इनर चेले की एक लाइफ सोल लैंप हेडक्वार्टर में होती है। जैसे ही वे मारे जाते हैं, आखिरी सीन जो उन्होंने देखा होता है या कातिल का खास औरा तुरंत उस लैंप के पास ट्रांसफर हो जाता है। कुछ चमकते हुए कबाड़ के टुकड़ों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल लेना कोरी बेवकूफी थी। यी चेंगहाओ ने कुछ नहीं कहा और उसकी सांस तक नहीं फूली। वो न तो मदद के लिए आगे बढ़ा और न ही उसने उस लाचार आदमी पर कोई वार किया। उसने बस एक कदम पीछे हटाया और अपनी झाड़ू पर पकड़ मजबूत कर ली। ये देखकर वो चेला घबरा गया और उसने काले खून की एक उल्टी की और चिल्लाकर बोला कि इन चीजों को ले जाओ। यी चेंगहाओ ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और मुड़कर जाने लगा। लेकिन वो सिर्फ भागा नहीं, उसने बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। पीछे हटते हुए उसने रास्ते में अपनी झाड़ू इस तरह घुमाई कि गिरे हुए पत्ते और धूल उसके पैरों के निशानों को पूरी तरह ढक दें। इस उदास और घने जंगल में पत्थर पर झाड़ू के घिसने की वो लयबद्ध आवाज अजीब सी लग रही थी। लाचारी में वो इनर सेक्ट का चेला उसे कोसने और गालियां देने लगा। जैसे जैसे उस आदमी की आवाज कमजोर पड़ती गई, यी चेंगहाओ बेअसर रहा। उसे कोसने दो, बातों से कहीं खून थोड़ी न निकलता है। वो घनी झाड़ियों की तरफ पीछे हटता रहा और हर एक सबूत को मिटाता गया। यहाँ तक कि घास का एक मुड़ा हुआ तिनका भी उसने अपनी झाड़ू से वापस सीधा कर दिया। लगभग 10 मीटर पीछे हटने के बाद यी चेंगहाओ नीचे झुका और कमर तक ऊंची घास में गायब हो गया। वहां जाकर उसने अपने 10,000 पॉइंट्स के हैवीनेस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा बाहर निकाला। उसने अपनी दिल की धड़कन और खून के बहाव को बिल्कुल शांत कर लिया और कीचड़ में इस तरह दुबक कर बैठ गया कि उसका वजूद एक ठंडे और खामोश पत्थर जैसा हो गया। यी चेंगहाओ के छिपने के मुश्किल से 10 सांसें गिनने जितना वक्त भी नहीं बीता था कि 3 काली परछाइयां भूतों की तरह ठीक उसी जगह उतरी जहां वो चेला पड़ा हुआ था। एक घनी और खूंखार ऊर्जा ने तुरंत उस पूरे इलाके को घेर लिया और तापमान ऐसा गिर गया मानो वक्त से पहले ही कड़ाके की ठंड आ गई हो। वे नकाबपोश काले कपड़ों वाले लोग पागलों की तरह उस जगह की तलाशी लेने लगे, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यी चेंगहाओ पास की घास से उन पर नजर रखे हुए था। काफी देर तक खोजबीन करने के बाद भी उन्हें उस चेले की लाश और चारों तरफ बिखरे काले पत्तों के अलावा कुछ नहीं मिला। वे हैरान थे कि वो चीज आखिर गई कहाँ। उनमें से एक ने अंदाजा लगाया कि शायद यहाँ से गुजरते हुए किसी जंगली जानवर या दानव ने उसे उठा लिया हो, पर सच कहें तो ये बस उनका एक मनगढ़ंत और बेतुका ख्याल था। उनके लीडर ने तुरंत डांटते हुए कहा, बकवास बंद करो, लाश को ठिकाने लगाओ और इससे पहले कि हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लोग यहाँ पहुंचे, यहाँ से निकलो। उन्होंने फौरन लाश पर एक खास तरह का पाउडर छिड़का, जिससे तीखे पीले धुएं के गुबार के साथ वो लाश काले पानी में बदल गई। वे कातिल जंगल में गायब हो गए, लेकिन यी चेंगहाओ झाड़ियों में बिल्कुल बुत बनकर बैठा रहा। वो कोई चांस नहीं लेना चाहता था। वो पूरे 1 घंटे तक उसी छिपी हुई जगह पर दुबका रहा, तब तक जब तक कि पूरा पहाड़ एकदम शांत और घने अंधेरे में नहीं डूब गया। आखिरकार वो खड़ा हुआ और अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। उसने मनी मन सोचा कि ये इनर सेक्ट सच में बहुत बेरहम जगह है। अपनी झाड़ू थामे वो एक सुनसान रास्ते से तेजी से अपनी झोपड़ी की तरफ भागा। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद किया और उसके आगे एक मेज अड़ा दी। आज का वाकया उसकी आंखें खोलने के लिए काफी था। अगर पीछे के पहाड़ में चेलों का इस तरह सरेआम कत्ल हो रहा है तो ये सेक्ट अब सुरक्षित नहीं रहा। अगर वे कातिल कभी उसके इस कोने तक आ गए तो ये कमजोर लकड़ी की झोपड़ी तलवार के एक वार को भी नहीं झेल पाएगी। उसे समझ आ गया कि उसके फर्श के नीचे जो 3 मीटर का जाल बना है वो सिर्फ तब काम आएगा जब कोई तमीज से चलकर खुद उसके अंदर जाए। अगर उन्होंने सीधे घर में आग लगा दी या किसी जादू से उसे उड़ा दिया तो वो अपने ही बनाए गड्ढे में जिंदा दफन हो जाएगा। उसने तय किया कि वो अपने घर को और मजबूत बनाएगा और डिफेंस की इतनी परतें चढ़ा देगा कि ये जगह लगभग एक किला बन जाए। यी चेंगहाओ ने तुरंत अपने बिस्तर के नीचे से कुछ पुराने जार निकाले जो उसके पिछले एक्सट्रैक्शन से बचे हुए मेटेलिक पाउडर से भरे थे। ये सलेटी सफेद पाउडर कभी जादुई हथियारों का हिस्सा हुआ करते थे
भले ही उनकी धार और चमक खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनका बेस मटेरियल अभी भी बहुत मजबूत था। चाहे वो लोहा हो या कोई ऊंचे दर्जे की धातु, वो कचरा उस डिफेंसिव अरे के लिए एकदम परफेक्ट था जो वो बनाने जा रहा था। इससे बेहतर मटेरियल उसे मिल ही नहीं सकता था। उसने एक टूटा हुआ कटोरा लिया, उसे आधा पानी से भरा, उसमें वो पाउडर डाला और फिर अपनी उंगली को दांत से काटकर खून की कुछ बूंदें उसमें टपका दी। उसने एक चॉपस्टिक से उसे पागलों की तरह तब तक मिलाया जब तक कि वो गाढ़े काले कीचड़ जैसा न दिखने लगा। हमारे हीरो ने कामयाबी से अपना खास अरे इंक तैयार कर लिया था। वो कोई बहुत एडवांस या बड़ी तकनीकें नहीं जानता था, उसे बस गुइंग की किताब से बुनियादी चीजें ही आती थीं। उस पुरानी किताब में सिर्फ 2 आम अरे थे, एक सॉलिड वॉल जो चावल में चूहों को घुसने से रोकने के लिए थी और दूसरा कंसीलमेंट अरे जो शौचालय को छिपाने के लिए था। ज्यादातर लोग इन कमजोर टेक्निक को घास तक नहीं डालते, लेकिन यी चेंगहाओ का मानना था कि अगर क्वालिटी कम हो तो क्वांटिटी से उसकी भरपाई की जा सकती है। वो उकड़ू बैठा, चॉपस्टिक को उस काले कीचड़ में डुबोया और फर्श के तख्तों के नीचे सॉलिड वॉल अरे बनाना शुरू कर दिया। उसका डिजाइन बेहद आसान था, बस कुछ आपस में जुड़े गोले और 12 सीधी रेखाएं। सच कहें तो यह कोई कलाकारी का नमूना नहीं था, सेक्ट का सबसे बुद्धू नौकर भी इसकी नकल कर सकता था। लेकिन जब ही चेंगहाओ ने पहला अरे पूरा किया तो वो वहीं नहीं रुका। उसने पहले वाले के बिल्कुल किनारे से सटाकर दूसरा अरे बनाया, फिर तीसरा और फिर चौथा। देखते ही देखते उसने फर्श के हर तख्ते को पलट दिया और उनके पीछे पूरे 50 अलग अलग सॉलिड वॉल अरे बना डाले। जी हाँ, पूरे 50। वो इन छोटे लेवल के डिफेंस को एक के ऊपर एक जोड़ता जा रहा था। वैसे तो एक अकेला अरे लोहे की पतली चादर जितना ही मजबूत होता, लेकिन 50 की बात ही अलग थी। अब एक ही तख्ते पर सुरक्षा की 50 परतें लग चुकी थीं। फर्श का काम पूरा करने के बाद वो दीवारों की तरफ बढ़ा। उसने एक एक करके दीवारों के तख्तों को निकाला, उनके पीछे अरे बनाए और फिर से उन्हें संभालकर फिट कर दिया। बाहर से देखने पर झोपड़ी अभी भी ऐसी लग रही थी मानो पल भर में ढह जाएगी, लेकिन अंदर से लकड़ी का चप्पा चप्पा मजबूत हो चुका था। अंधेरे में उन अरे की काली रेखाएं हल्की सी जादुई चमक छोड़ रही थीं। इसके बाद वो दरवाजे और खिड़कियों की तरफ बढ़ा। उसने वही जुनूनी तरीका अपनाया और हर एक फ्रेम पर 50-50 कंसीलमेंट अरे चढ़ा दिए। सच कहें तो ये थोड़ा पागलपन जैसा था। जब उसने काम पूरा किया तो पूरी लकड़ी की झोपड़ी ऐसी लगने लगी मानो उसे किसी अदृश्य सुरक्षा कवच ने लपेट लिया हो। अब अगर कोई पास से गुजरता भी तो उसे अंदर किसी के सांस लेने तक का एहसास नहीं होता। यी चेंगहाओ आखिरकार खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ झाड़े। अपनी इस कारीगरी को देखकर उसने तसल्ली से सिर हिलाया। दुनिया के लिए ये अभी भी गुइंग के इलाके की सबसे खटारा और घटिया झोपड़ी थी। हवा चलने पर ये चरमराती थी और दरवाजे में इतनी बड़ी दरारें थीं कि कोई भी हाथ अंदर डाल दे। लेकिन हकीकत में ये घर अब एक छोटा मोटा किला बन चुका था। इसकी हिफाजत करने की ताकत किसी बड़े गढ़ जैसी थी। जब सॉलिड वॉल अरे की 50 परतें एक साथ मिल गईं, तो कोई लेट स्टेज कल्टीवेटर भी अगर इसे लात मारने की कोशिश करता तो उसके पैरों से चिंगारियां निकल जाती, और जो कोई घुसपैठिया उसके उस 3 मीटर गहरे जाल वाले गड्ढे में कदम रखता वो कभी वापस नहीं लौट पाता। वहीं दूसरी तरफ कंसीलमेंट अरे की 50 परतें अंदर की ऊर्जा के एक एक कतरे को सोख लेती थीं। यी चेंगहाओ ने बिस्तर के फ्रेम पर लकड़ी के तख्तों को वापस संभाल कर रखा। वो लेट गया और उसने अपनी आंखें मूंद लीं। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। इस बेरहम और काट वाले कल्टीवेशन की दुनिया में वो जानता था कि उसे सिर से पैर तक हथियारों और सुरक्षा से लैस रहना होगा। ऊपर से तो वो गुइंग का सबसे मामूली और बेकार सा इंसान बना रहेगा, लेकिन छुपकर उसकी इस खस्ताहाल झोपड़ी को उसने एक जीते जागते मीट ग्राइंडर में बदल दिया था। जब तक वो लो प्रोफाइल रहेगा और अपने एट्रीब्यूट पैनल को छुपाकर रखेगा, तब तक वो अपने इन छुपे हुए इक्कों को एक के ऊपर एक जमा करता रहेगा। उसने खुद से कहा कि जब उसके एट्रीब्यूट्स इतने ज्यादा हो जाएंगे कि एक गोल्डन कोर एक्सपर्ट के भी होश उड़ जाएं, सिर्फ तभी वो असली रंग दिखाएगा। जब तक वो दिन नहीं आता, यी चेंगहाओ इस सेक्ट का सबसे शरीफ, निकम्मा और अदृश्य रहने वाला बंदा बने रहने में ही पूरी तरह खुश था। उसका नाम कमाने या फालतू का खतरा मोल लेने का कोई इरादा नहीं था। उसने बस करवट ली और अपनी रजाई तान ली। अपने 50 परतों वाले कवचों की तगड़ी सुरक्षा के बीच वो गहरी नींद में सो गया। बाहर चांद की रोशनी दरवाजे की दरारों से छनकर उसके शांत चेहरे पर पड़ रही थी। गुइंग के इलाके की वो रात हमेशा की तरह खामोश थी और किसी को कानों कान भनक तक नहीं थी। हम देख सकते हैं कि दुनिया की सबसे टूटी फूटी झोपड़ी में एक मॉन्स्टर चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि दिन भर झाड़ू लगाने वाले इस दुबले पतले नौकर के पास पहले से ही इतने खौफनाक एट्रीब्यूट्स थे जो पीकची रिफाइनमेंट एक्सपर्ट को भी मसल कर रखते हैं। और सच कहें तो ये तो बस शुरुआत थी। उसने छोटे कवचों के अंदर बड़े कवच बनाना शुरू किया और उन्हें एक जटिल जाल की तरह जोड़ दिया। 1 घंटे के बाद दीवारें पहले ही 10 परतें गहरी हो चुकी थीं। झोपड़ी की वो सीलन भरी बदबू अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसकी भारी सांसों की आवाज भी इन 4 दीवारों के भीतर ही कैद होकर रह गई थी। लेकिन यी चेंगहाओ के लिए ये अभी भी काफी नहीं था। वो रात भर स्याही में ब्रश डुबो कर अरे बनाती रहा। इस मेहनत से उसकी कलाई में दर्द होने लगा था और वो कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था। वो खास मेटल वाली स्याही अरे की ताकत के दम पर उस सड़ी हुई लकड़ी के रेशे में गहराई तक समाती जा रही थी। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी
उसने आखिरकार 50 परतों वाले इस शाहकार को पूरा कर लिया और अपने इस किले को चारों तरफ से लॉक कर दिया। यी चेंगहाओ ने ब्रश नीचे फेंका और हाँफते हुए फर्श पर गिर पड़ा। बाहर से उसकी झोपड़ी अभी भी पूरी तरह खंडहर दिख रही थी। ऐसा लगता था मानो एक तेज हवा का झोंका भी इसे गिरा देगा। सच कहें तो उन कंसीलमेंट अरे ने उसकी इस कड़ी मेहनत के हर एक निशान को छुपा दिया था। वो खड़ा हुआ और दरवाजे के सामने वाली दीवार के पास जाकर उसने एक गहरी सांस ली। वो अपने इस नए डिफेंस का टेस्ट लेने के लिए तैयार था। उसने अपने पैरों में 10,000 पॉइंटों की हैवीनेस और अपने हाथों में 1,000 पॉइंट्स की हार्डनेस को एक्टिवेट किया। वो सचमुच एक मॉन्स्टर बन चुका था। उसका एक सिंगल घूंसा किसी बहुत बड़ी चट्टान को पाउडर बना सकता था। उसने अपनी कमर घुमाई और एक जोरदार राइट हुक मारा। हवा को चीरती हुई उसकी मुट्ठी दीवार से जा टकराई। झोपड़ी दिखने में जितनी कमजोर थी उस पर उतना ही कोई असर नहीं हुआ। लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा तक अपनी जगह से नहीं हिला। उसने अपने थोड़े सुन्न हो चुके पोरों को सहलाया और ये देखकर बेहद संतुष्ट हुआ कि दीवार का पेंट तक नहीं उखड़ा था। काम एकदम चकाचक हुआ था। अरे की 50 परतों के साथ ये झोपड़ी अब किसी इनर एल्डर के सुरक्षा कवच वाले खजाने से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। एक सेफ हाउस तो बन गया था, लेकिन दिल के किसी कोने में वो अब भी बेचैनी महसूस कर रहा था। वो हमेशा के लिए इस कमरे में छुपा तो नहीं रह सकता था। आखिरकार अगर वो कभी ऊंचे लेवल के कल्टीवेटर्स की आपसी लड़ाई के बीच फंस गया तो तलवार की ऊर्जा का एक आवारा धमाका भी उसका काम तमाम कर सकता था। उसने तय किया कि उसे एक ऐसा इक्का चाहिए जिसे वो सचमुच पहन सके। उसने सालों की कंजूसी से जोड़ी हुई अपनी छोटी सी सेविंग्स चेक की। उसके पास सिर्फ 1 दर्जन या उसके आसपास स्पिरिट स्टोन्स के टुकड़े थे। किसी ढंग की दुकान पर इतने पैसों में उसे एक तलवार की मूठ भी न मिलती। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, तियान सेक्ट के पहाड़ों के बीच बसी घाटी में लगे मार्केट के बाहरी इलाकों के स्ट्रीट स्टॉल। यी चेंगहाओ ने अपने सबसे फटे पुराने कपड़े पहने, अपने बालों को बिखेरा और वहां की चहल पहल वाली भीड़ में बिल्कुल आम इंसान की तरह घुल मिल गया। जैसे ही उसने मार्केट में एंट्री ली, शानदार दुकानों के बाहर खड़े चमक दमक वाले कल्पतरू ने उसकी तरफ देखने तक की जहमत नहीं उठाई। वो मुख्य सड़क को पार करते हुए पुरानी फायर रैली में घुस गया। ये एक ऐसी जगह थी जहां मजबूर लोग फटे कपड़ों और बोरियों पर अपना सामान बेचते थे। दुकानें कबाड़ से भरी पड़ी थीं, टूटी फूटी तलवारें, रहस्यमयी काली जड़ी बूटियां और यहाँ तक कि कीचड़ से सने मॉन्स्टर्स की हड्डियां। बेचने वाले ज्यादातर अपनी जिंदगी से जूझ रहे आउटर चेले थे, या फिर वे लोग जिन्हें तुरंत कैश की सख्त जरूरत थी। ये संदिग्ध और शातिर किरदारों का अड्डा था। कुछ लोग गुफाओं में मिले प्राचीन खजानों के बारे में चिल्ला रहे थे, तो कुछ मॉन्स्टर्स के दांतों को प्रीमियम मटेरियल बताकर बेच रहे थे। यी चेंगहाओ अपने हाथ आस्तीन में छुपाए किसी अंधे आदमी की तरह दुकानों के बीच घूम रहा था और किसी छुपे हुए खजाने की तलाश में था। हम उसे दुकानों के बीच भटकते, कभी रुकते तो कभी आगे बढ़ते देख सकते हैं। उसने उन चमकीली और सजी धजी चीजों पर नजर तक नहीं डाली जो ज्यादातर लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। उन चीजों को तो न जाने कितने लोगों ने अपने स्पिरिचुअल सेंस से अनगिनत बार स्कैन कर लिया होगा। अगर उनमें कोई असली चीज होती तो उसके लिए थोड़ी न बची रहती, और वैसे भी वे बहुत ज्यादा महंगी थीं। इसके बजाय उसका पूरा ध्यान उन कोनों पर था जहां लोग बिल्कुल कूड़ा कचरा बेच रहे थे। जंग लगा लोहा और ऐसे पत्थर जिन्हें उनके मालिक तक नहीं पहचानते थे। लगभग 1 घंटे की खोजबीन के बाद ये चेंगहाओ एक शांत कोने में बिछी एक फटी हुई चटाई के सामने रुका। उसका मालिक बंदर जैसा दिखने वाला एक दुबला पतला आदमी था जो ढलती उम्र का एक आउटर चेला था। वो आदमी दीवार से टिककर खर्राटे मार रहा था। उसकी चटाई पर लोहे के कुछ जंग लगे टुकड़े और कुछ नाकाम हो चुके ताबीज पड़े थे। सच कहें तो बिल्कुल रद्दी कबाड़। यी चेंगहाओ उकड़ू बैठा और लापरवाही से लोहे के टुकड़ों को यहाँ वहाँ पलटने लगा। फिर उसने अपनी नजरें घुमाई और जैसे अनजाने में ही चटाई के कोने पर पड़े एक काले ढेले पर टिका दी। वो बस एक मुट्ठी के आकार का था, काला, खुरदरा और उसमें जादुई ऊर्जा की कोई हलचल नहीं थी। वो हूबहू किसी भट्टी से फेंके गए कोयले या कचरे जैसा दिख रहा था। हालांकि जैसे ही वो उसके करीब आया, उसके दिमाग की गहराइयों में मौजूद एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्शन पैनल में एक अजीब और हल्का सा झटका लगा। यह एक इशारा था। इसका मतलब था कि इस कबाड़ के टुकड़े में कुछ ऐसा था जिसे उस पैनल ने भी दिलचस्प माना था। उसने 3 टुकड़ों की कीमत तय की। यी चेंगहाओ ने एक लंबी सांस ली, मानो वो जरूरत से ज्यादा पैसे दे रहा हो, और बातों बातों में कहा कि उसकी आदत है कि वो खरीदारी के साथ एक छोटा सा बोनस जरूर लेता है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से हाथ बढ़ाते हुए उसने उस काले ढेले को उठा लिया जो चटाई के कोने को दबाने के लिए वजन की तरह रखा हुआ था। उसने उसे हाथ में 2 बार उछाला। उसका हैरान कर देने वाला वजन और ठंडी सतह उसे महसूस हुई। उसने उस आदमी से कहा कि ये टूटा हुआ पत्थर उसका एक्स्ट्रा गिफ्ट होगा। उसने बहाना बनाया कि ये बस एक ऐसे बिस्तर के नीचे लगाने के काम आएगा जिसका एक पैर टूटा हुआ है। उसने फौरन 3 स्पिरिट स्टोन के टुकड़े गिने, उसे थमाए और अपना सामान समेट लिया। वो मुड़ा और तुरंत भीड़ में गायब हो गया। दुकानदार ने आंखें मटकाईं, पहले अपने हाथ के टुकड़ों को देखा और फिर उस तरफ जहां यी चेंगहाओ गायब हुआ था। वो आदमी मन ही मन हंसा। उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो अभी अभी एक ऐसे बेवकूफ से मिला है जो भट्टी के कचरे को खजाना समझ बैठा है। आधे घंटे बाद यी चेंगहाओ वापस घर पर था। उसने अपनी मजबूत झोपड़ी के दरवाजे और खिड़कियां लॉक की। वो बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया, जंग लगे लोहे के टुकड़ों को एक तरफ फेंक दिया और उस काले ढेले को हाथ में थाम लिया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने सिस्टम को कमांड दिया,